लगता है कि 5 साल में हमारे विधानसभा में विधायक जी जो हैं उनको पूरा क्षेत्र को भी नॉलेज नहीं होगा मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। ये 5 साल में कुछ किए ही नहीं, कहीं का ना रोड बना ना नाला बना, और लगातार यहाँ एनडीए के ही विधायक होते हैं। जैसे किसान अपना घर बनाने को खानता है थाना पहुँच जाता है, पैसा दीजिए काम कराइए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति में लग गई हैं। वहीं नेता से लेकर प्रत्याशी तक लोगों के बीच जा रहे हैं और हर संभव उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से राजद के संभावित उम्मीदवार पप्पू राय। पप्पू जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हमारा जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है ना, ये शुरू से उपेक्षित होते आ रहा है। जी। यहाँ जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन लोगों का ऐसा सोच हो गया है राजधानी के अंदर कि हमको टिकट मिलेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। वो लोग कमल छाप का टिकट मिलेगा, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इसके कारण जो भी पटना का विधायक है, खासकर अब हम दीघा विधानसभा की बात बोल रहे हैं, लगता है कि 5 साल में हमारे विधानसभा में विधायक जी जो हैं उनको पूरा क्षेत्र को भी नॉलेज नहीं होगा मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। जी। लगभग उनको इस विधानसभा में 10% ही लोग फेस से पहचानते हैं कि हमारे विधायक हैं। जी। ये 5 साल में कुछ किए ही नहीं। दीघा विधानसभा जो शहर से मात्र सीएम हाउस से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी। यहाँ आप जाइएगा, जितना भी सरकारी स्कूल है सबका सर्वे कीजिए, किसी में बेंच कुर्सी तक नहीं है, किसी में बेंच कुर्सी नहीं है। उसके बाद 2 घंटा का बारिश हो जाए पूरा नेपाली नगर डूब जाएगा, राजीव नगर डूब जाएगा, इंद्रपुरी डूब जाएगा, कहीं का ना रोड बना ना नाला बना। इसका मात्र एक कारण है कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। इसी कारण मेरा विधानसभा शुरू से उपेक्षित होते आ रहा है। देखिए, राजीव नगर का मुद्दा ले लीजिए, ये मुद्दा आज से नहीं है, 20 साल से है, और लगातार यहाँ एनडीए के ही विधायक होते हैं। वहाँ किसान लोगों का देख लीजिए, बराबर किसान लोग पर लाठी चलता है। जी। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे 2 जेसीबी जला दिया गया। वहाँ ऐसा है कि लोग जमीन किसान का जब अपना घर बनाने जाते हैं तो लगता है कि जंगल राज है। जैसे किसान अपना घर बनाने को खानता है थाना पहुँच जाता है, पैसा दीजिए काम कराइए, छत बनाइए तो पैसा दीजिए, यहाँ तक कि गृह प्रवेश भी कीजिए तो पैसा दीजिए। इस तरह का शहर में लूट मचा हुआ है। ये टोटल 1024 एकड़ का है। इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। इस जमीन के कारण लगता है हमको 2-3 हत्या भी हो चुका है, पुलिस से गोली से मर चुका है लोग। लेकिन हमारे विधायक जी न कभी इसका क्वेश्चन विधानसभा में उठाएं, न कभी इसका निदान सोचे। इसको फंसा के हमेशा अपनाते हैं, हर साल वादा करते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। जी। दीघा में आप सुने होंगे जब पुल बन रहा था, गंगा ब्रिज का पुल, सरकारी पुल, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बस्ती बसा हुआ था बिनटोली का, जिसमें लगता है 2-3 हजार का बस्ती था। उसको खाली करा के कुर्जी के नीचे बसा दिया गया और सरकार द्वारा बसाया गया, ऐसा नहीं कि अपने से वो लोग आगे बस गया है। और वो लोग के आज की स्थिति में अभी जो पानी गंगा का बढ़ा हुआ है, एक टापू बना हुआ है, एक नाव का भी व्यवस्था नहीं है उन लोग का। मतलब अभी किसी को सांप काट ले, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, उनको आने का कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम बिल्कुल टापू पर वो लोग रह रहा है। मतलब क्या कहा जाए, यानी कि वो एरिया जो है वो विकास से कोसों दूर हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपको वोट देगी, और अगर जनता आपको वोट देती है तो आखिर क्यों दे? देखिए, अभी आप सुनेंगे कोरोना जैसा बीमारी चला, कोरोना ऐसा महामारी, तो हमारे विधायक जो थे बिल्कुल क्वारंटाइन थे, कहीं घूमे नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं गए। दीघा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है, जब बांध के किनारे जाइएगा वहाँ से लेकर राजापुर तक 80% स्लम बस्ती है, जो वहाँ का लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, लेबर में, मजदूर में, कोई राजमिस्त्री हैं, कोई ऑटो ड्राइवर हैं, कोई बस चालक है। जब कोरोना में लॉकडाउन लगा तो इन लोगों के सामने भूखमरी का स्थिति आ गया। जी। विधायक जी पूछने भी नहीं आए कैसे मेरा क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। लेकिन उस लॉकडाउन के अंतर्गत
हमने लगातार 50 दिन तक राशन वितरण किया। और ऐसा नहीं है कि 1 पैकेट 2 पैकेट, वो डेली 2000 से 3000 1 लाख पैकेट का अनाज वितरण किया, अपने पूरे विधानसभा में किया जी। बहुत सा ऐसा काम किए हम लोग। जैसे अभी 15 अगस्त था, पूरा विधानसभा का हमने सर्वे कराकर जितना भी विकलांग बंधु थे, जो आंख से देखने में सक्षम थे, सभी के लिए साइकिल, उसका विकलांग लोगों का, और क्या बोलता है, ट्राईसाइकिल, और जिनके अथी का सहारा पड़ा चलने के लिए, यानी कि विकलांगों के लिए आपने बहुत कुछ कार्य वहां पर विकलांगों के लिए किए हैं। पूरे सर्वे कराकर, प्रचार कराकर, पूरा बुजुर्ग को, जिनका बहुत साथ सुनते होंगे, किसी का बेटा नहीं आंख बनवा रहा है, किसी का पोता नहीं बनवा रहा है, सभी का कैंप लगाकर पूरा विधानसभा के हमने, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसका ऑपरेशन कराएं, जिनको चश्मा का जरूरत पड़ा उनका चश्मा का वितरण किए, लगभग 5000 चश्मा का वितरण किया, 100 से अधिक लोग आंख का ऑपरेशन करवाएं। तो सामाजिक काम करने में शुरू से ही मन लगता है। चुनाव तो आज है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है, लेकिन सामाजिक काम हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, 1990 से आज छठ पूजा में लोगों का देखिएगा कि सरकार द्वारा घाट बनाया जाता है, लेकिन पहले हम 1990 से लेकर कुर्जी दीघा से लेकर राजापुर तक पूरा घाट हम अपने बनाते थे। मेरे पास वैसा साधन था, पोखलेन है, मशीन है, सब उस लाइन का ठेकेदारी करते हैं, पूरा घाट को हम बनवा देते अपने, सरकार से कोई पैसा नहीं लेते थे जी। तो शुरू से हमको मन लगता है सामाजिक काम करने में। ऐसे भी एक अच्छा राजनेता कोई तभी बन सकता है जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज के लिए वो उसने अच्छा कार्य करा हो। तो पप्पू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको जनता मौका देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहला वो काम कौन सा होगा जो आप वहां की जनता के लिए करेंगे? सबसे पहला काम तो हम दीघा का जो किसान है उसके लिए करेंगे, उसके वहाँ का निदान हो जाए, न पुलिस का लाठी चले न जनता मरे, पूरे किसान मर रहा है इसके लिए। हर गरीब, कोई गरीब जमीन खरीद लिया है कहीं से कर्जा लेके 50,000 लगा के, वो मकान नहीं बना पा रहा है, बनाना भी है तो 50,000 पुलिस को दीजिए तब बनता है, उसका निदान होना बहुत जरूरी है जी। और मेरे विधानसभा में शुरू से ही बता रहे हैं कि शिक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। शहर के स्कूल में बताइए बेंच कुर्सी तक नहीं है, तो बच्चा आएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, पढ़ेंगे क्या? तो क्या शिक्षा को लेकर आपके पास कोई रणनीति है? बिल्कुल है। हम पूरे सरकारी स्कूल, जब हम लोग चुनाव जीतते हैं, अगर मौका दिया जनता, पूरा सरकारी स्कूल को हम लोग जिस तरह लोयला संत में का चलता है उस तरह के चलवाएंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे उस पर। और टीचर्स का क्या? टीचर्स बिल्कुल टाइम पढ़ाएंगे और जाएंगे। कई बार ऐसा हमारे यहाँ न्यूज़ में आता है कि कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको कई स्पेलिंग्स नहीं आते हैं, यहाँ तक कि जीके जीएस के नॉलेज भी नहीं होते हैं, तो वैसे शिक्षक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और आप कह रहे हैं कि सरकारी हर स्कूल के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, 5 आदमी कमेटी बनता है, जो आज भी प्रावधान है, लेकिन हमारे विधायक इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो 5 आदमी का बोर्ड बनेगा, वो देखेंगे कि टीचर क्या, इनका कितना नॉलेज है, नहीं है, नहीं उसका कंप्लेन होगा, टीचर बदला जाएगा जी। हर टीचर तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसा जिसका बदलाव होगा जी। आपने जल जमाव पर बातें की, आपने कहा कि दीघा विधान क्षेत्र जो है वहां पर जल जमाव की समस्या जो है बहुत भारी समस्या है, तो उसके लिए क्या रणनीति है कि अगर आपको चाहिए होगा कि हाँ मुझे इस एरिया से जल जमाव को हटाना है, इस एरिया को जल जमाव से मुक्त बनाना है, तो उस पर आप क्या कुछ करेंगे? जब आपको मौका मिले, आप क्षेत्र में जब घूमिएगा तो सब निवारण हो जाएगा। आप जब क्षेत्र में घूमिएगा नहीं, जानिएगा ही नहीं, तो उसका कोई निदान नहीं होगा। जब देखते हैं कि लोग 500 रुपया लेकर बैठता है मंदिर बनाने के लिए, 5 करोड़ का मंदिर बन जाता है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो काम करने का तो कुछ भी हो सकता है। विधायक जी आज जल जमाव के क्षेत्र में निकल जाए, यहाँ पानी निकालना है, उनके साथ 100 को जनता खड़ा हो जाएगा, अपने आप उपाय निकल जाएगा उसका। लेकिन काम करने का इच्छा शक्ति हो तब ना जी। तो हमने सुना है कि आपने बिनटोली को गोद लिया है। गोद हम लिए नहीं है, लेकिन लोगों को कहना है कि हम गोद ले चुके हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहना है, जब सरकार वहां बसा दिया तो लगता है कि 10 फीट खाई में था, अभी के जितना पानी भरा उसमें डूब जाता। सबको हमने 10 फीट ऊंचा बालू भर दिया अपना खर्च से। अब बराबर उन लोग का हम लोग मदद करते रहते हैं। लॉकडाउन में भी एक घर राशन दिए उन लोग का। अभी
सबका झोंपड़ी डूब जाएगा तो मेरे पास आएगा, सबका बांस चिमकी देते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। तो गांव का लोगों का कहना है कि बिन टोली का हम गोद ले चुके हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हम गोद लिए हुए हैं, जी, जो यानी मदद कि करते हैं। बिनटोली जो गांव है उसको पूरी तरह से आप उसका देखरेख कर रहे हैं। हाँ, वहां पर देखरेख। किसी भी तरह की जरूरत होती है तो आप वहां पर जाते हैं, कुछ परेशानी होती है, समस्या होती है तो भी आप वहां पर जाते हैं। वो लोग भी किसी भी तरह का परेशान है तो लोग मेरे ही पास आते हैं। विधायक के पास हम भेजते हैं, कहते हैं कि वो सुनते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। विधायक जी तो लगता है कि 2-3 साल पहले बाढ़ आया था तो उनके साथ हम भी गए थे, हमको बुलाए थे। उन लोग का निदान निकाले थे कि एक पुल बना देंगे हम रोड से, कि इन लोग का टापू में नहीं रहेगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। जी सिर्फ वादा करते हैं। जी, आप वहाँ अगर चले जाइएगा तो लगेगा कि शहर से हम 100 किलो दूर आके जंगल में चले हैं, जो स्थिति है। कोई अगर रास्ते हम नहीं है। महागठबंधन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन पाएगी? क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे जीतन राम मांझी थे वो भी एनडीए में चले गए, तो कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस ही तो सिर्फ महागठबंधन में नहीं रह जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई है, माले है, सब कोई है। इस बार निश्चित है महागठबंधन का सरकार बनना। लोगों का नीतीश कुमार का चेहरा एक्सेप्ट नहीं है, किसी को एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए किसका चेहरा एक्सेप्ट है लोगों को? हर कोई देखिए टीवी में चल रहा है, चैनल में चल रहा है, सर्वे चल रहा है, हर कोई तेजस्वी जी को चाह रहा है, हर युवा चाह रहा है तेजस्वी जी को एक मौका मिलना चाहिए। जब ये डिप्टी सीएम थे, साले भर रहे, सालों ने बहुत काम किए हैं, इतना तेजी से काम किए कि इनका काम देख कर ही नीतीश कुमार गठबंधन को तोड़ लिए। कि ऐसा लगता है कि हमसे ही आगे निकल जाएगा। इतना भरोसा है तो फिर आपको महागठबंधन की क्या जरूरत है? राजद अकेले क्यों नहीं चुनावी मैदान में आती है? क्योंकि वैसे भी राजद जो है पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। देखिए अभी का ऐसा माहौल है, एनडीए भी तो गठबंधन कर रही है, वो भी तो अकेले नहीं लड़ रही है। देखिए जो भी मेरे यहाँ आते हैं एनडीए के नेता आते हैं, मैं भी उनसे ये भी सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको अपनी पार्टी पर भरोसा है तो फिर आप अकेले चुनावी मैदान में क्यों नहीं आ रहे? लेकिन जहाँ तक महागठबंधन की बात है और आप राजद से हैं और आप हमारे सामने हैं, तो सवाल तो आपसे ही होंगे। देखिए जिनसे विचार मिलता है तेजस्वी जी को, उनका विचारधारा मिलता है, उनको साथ रखते हैं। इसमें महागठबंधन क्या, जिनसे विचारधारा मिलता है उनको साथ रखा जाता है। तो चलो भाई साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा राजद की तरफ से? चुनावी मुद्दा तो खैर हमारे नेता निकालेंगे, लेकिन देखिए रहे कि चुनावी मुद्दा कोरोना ऐसा महामारी में सरकार छोड़ दिया सभी जनता को। बाहर से जो मजदूर आ रहे थे, बेरोजगारी का समस्या है, बाहर से करीब 40 लाख हमारे मजदूर भाई आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दावा किए कि हमारे मजदूर बाहर नहीं जाएंगे। उनको आने में कितना कष्ट हुआ, यहाँ आने के बाद भी उनको प्रवासी कहा गया। हमारे घर के भाई अगर बाहर चल जाते हैं तो उनको प्रवासी का दर्जा दिया गया। फिर उनको कोई रोजी रोटी नहीं मिला, फिर वो लोग बाहर जा रहे हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या होगा। तो क्या रोजगार जो है यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पर रोजगार पैदा करने के लिए कोई रणनीति है राजद के पास? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बिहार में भी रोजगार जो है वो सृजित हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, खासकर अगर हम कोरोना काल की ही बात करें, तो कई ऐसे लोग थे जो ज्यादातर बाहर दूसरे शहरों में रह रहे थे और आने में यहाँ जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा वो हम सब ने देखा। तो ये जरूरी है कि रोजगार का जो सृजन है वो बिहार में हो। देखिए हमको याद है, हम लोग घर कुर्जी पड़ता है, जब लालू जी की सरकार था तो वहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है। लगता है कि उस समय वहाँ 2 सोलर इंडस्ट्री चालू था। आज एक भी इंडस्ट्री चालू नहीं है। पूरे 15 साल में नीतीश कुमार जी एक सुई का ही फैक्ट्री लगाए हैं। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, एक सुई का ही फैक्ट्री नहीं लगाया है। जो भी था वो भी बंद हो गया। तो हम समझते हैं कि हमारा जो पाटलिपुत्र इंडस्ट्री एरिया का ही फैक्ट्री चालू हो जाए, समझते हैं हम कि यहाँ पर 10 किलोमीटर का रोजी रोटी दूर हो जाए। बहुत सा इंडस्ट्रीज है हमारे बिहार में जो बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू करने का जरूरत है। यही हमारे लोग बाहर जाके मेहनत करते, क्या बिहार में नहीं करेंगे? लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है। बाहर जो मजदूर हमारे जाके 400 में खटते हैं, यहाँ 300 में ही खटेंगे। हमने शुरू में भी मांग उठाया था कि ठीक है, बिहार सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे मजदूर बाहर नहीं जाए। अगर जाता भी है तो बिहार सरकार उसका रजिस्ट्रेशन करा कर जाने दे, उसका इंश्योरेंस करा के जाने दे, कि उनको मालूम रहे कि हमारा मजदूर बिहार से बाहर कितना गया,
जैसे अभी कोरोना हो गया तो बाहर से लोग को मंगाना था, तो आज सरकार के पास रहता है कि हमारे 40 लाख मजदूर बाहर है और कहाँ है, उनको लाने में भी सुविधा होती, लेकिन ये सब तो करते नहीं है। बिहार के लोग जाते हैं हर जगह, खदेड़ा जाता है, कभी मुंबई में तो कभी गुजरात में तो कभी बंगाल में। ये सब नहीं होना चाहिए, सरकार ध्यान नहीं देते इस सब पर। सुशांत सिंह राजपूत मौत का जो मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से सीबीआई जांच हो रही है और परत दर परत ये मामला और खुलता जा रहा है, जहां सिर्फ मौत मामला था, ये आत्महत्या पहले हुआ, उसके बाद हत्या की बातें सामने आई और उसके बाद से ये ड्रग्स को लेकर खुलासे किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुशांत सिंह के मामला में सबसे पहले हमारे ही नेता तेजस्वी जी आवाज उठाए थे, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और हम लोग भी एक बहुत बड़ा रैली निकाल के इसका मांग किए थे, मांग सीबीआई जांच का। और आज जो भी लोग बोल रहे हैं वो अपना वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं। शुरू में हमारे मुख्यमंत्री जी चुप थे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी चुप थे। जब हमारे नेता लगातार इसका मांग करते रहे सीबीआई का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, तो आज जाके लगता है कि अब सुशांत सिंह परिवार को इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। देखिए, हर क्रेज में हमारे बिहार के लोगों को उपेक्षित किया जाता है, कहीं भी जाइए बाहर उपेक्षित होता है। वही हाल हमारे सुशांत सिंह को भी हुआ, क्योंकि बिहारी थे। जी, इस मैटर पर, इस मामले पर जहां मुंबई पुलिस जो है वो कटघरे में खड़ी नजर आई, वहीं जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी चुप्पी साध कर रखी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद बिहार सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन एक्टिव तो हुआ, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं होती बिहार सरकार तो आज ये मामला सामने नहीं आता। बहुत बाद में एक्टिव हुए। हमारे यहाँ के आईपीएस जाते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। एनडीए का सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते तो यहाँ के आईपीएस वहाँ क्वारंटाइन हो जाते हैं? वहाँ भी एनडीए सरकार है सेंट्रल में, बहुत ज़्यादा एक्टिव तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, अगर हम बात करें करप्शन की तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में करप्शन, बिहार में तो करप्शन आप मौखिक मत बोलिए, डाटा निकाल लीजिए। नीतीश कुमार का सरकार में करप्शन, आप सुने होंगे पीएमसीएच में एक 10 साल की लड़की मिलती है फतुआ की तरफ, उसको ला के रखा जाता है और रात में उसके साथ बलात्कार होता है। जी, जो पटना का सबसे मशहूर संस्था है पीएमसीएच, सबसे नामी संस्था है, उस हॉस्पिटल में जब ऐसा हादसा हो रहा है तो बिहार में हम समझते हैं कि करप्शन इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। न वहाँ एक सीसी कैमरा का व्यवस्था है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हर जगह सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए और इस पर काम अभी होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। कोरोना ऐसा महामारी में देखे कि एक बेड पर लाश पड़ा हुआ है, 3-3 दिन तक पड़ा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है। बगल के बेड पर पेशेंट है, कोई बाहर तड़प रहा है। शायद उधर देखे थे गोपालगंज में कि एक महिला आई, कोरोना पॉजिटिव थी, वो दिखाने के लिए भयंकर बारिश हो रहा था, 4 घंटा बारिश में भीग रही से कोई देखने वाला नहीं था। तो बिहार में सरकार ने हमका चीज़ रह कहाँ गया है? तो बिल्कुल एकदम जंगल राज हो गया है। ये तो लगता है हमको कि 6 महीना पहले से अपना, अभी तो चुनाव होना नहीं चाहिए था बिहार में। जी बिल्कुल, मैं इससे भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछने वाली थी कि आपको लगता है कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, सबकी रोजगार छिन गई है, और ऐसे में जहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर कम ही निकले, अगर आपको ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरी काम है तो आप घरों से निकले, मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको क्या लगता है कि चुनाव में ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। अभी चुनाव होना ही गलत है। जब चुनाव के हमारे नेता विरोध करते थे तो उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि कमजोर स्टूडेंट है। ये बिहार के हित के लिए चुनाव होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी चुनाव नहीं होना चाहिए था। अभी तो कोरोना ऐसा महामारी में लोगों का सेवा करना चाहिए था सभी को। जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं उनका भूखे मर रहा है, तरफ तरफ के मर रहा है, आधा लोग तो भूख से मर रहा है जी, तो लोग कह रहे हैं कोरोना से मर रहा है।
भुखमरी एक ऐसे भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, खास करके ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम आया, और तब से ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे बिहार में ही है सिर्फ, ये पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जहां भी कोरोना वायरस ने दस्तक दिया है वो सभी जगहों की यही हालत है और स्वास्थ्य व्यवस्था सब जगह की चरमराई हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बीजेपी में देखने को मिली, वो है राम मंदिर। और ये मुद्दा न जाने कई दशकों से उठता आया था, लेकिन इसका आज समाधान निकल चुका है। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो आप समर्थन करते हैं? हम लोग को भी राम में आस्था है, भगवान में आस्था है, लेकिन अभी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर में हम लोग की भी आस्था है। मंदिर बनता है, हर जगह बनता है, बिल्कुल। मंदिर बनने का मतलब वो पब्लिक चंदा दिया मंदिर बना, लेकिन अभी तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था। तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जब भारत कोरोना से महामारी में मर रहा था तो वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। यहाँ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो बेड खाली नहीं है। तो जब इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। शराबबंदी मामले पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब राजद और नीतीश कुमार जदयू साथ में थे तभी शराबबंदी हुई थी, लेकिन आज तक उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाया। जब आपकी सरकार भी थी तो उस समय भी लगाम नहीं लग पाया था पूरी तरह से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर किस तरह से काम किया जाना चाहिए? और क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या ये शराबबंदी लागू रहेगा? शराबबंदी तो शुरू से ही गलत डिसीजन था सरकार को करना। अगर शराबबंदी आप कर दिए तो शराबबंदी से हमको लगता है कि और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, हमारे नौजवान लोग गलत नशा कर रहे हैं, गलत शराब मिल रहा है। हर जगह छोटा छोटा मिनी फैक्ट्री बना के लोग शराब बेच रहे हैं, हर गली चौराहे में शराब मिल रहा है। अगर आपका मंशा है बंदी करना तो बिल्कुल बंद कीजिए, हर बॉर्डर को सील कीजिए। आपका तो मंशा है नहीं शराब बंदी करना। सारे सत्ता के लोग जुटे हुए जो शराब का धंधा कर रहे हैं, 5 ट्रक माल पार कर जा रहा है, 1 ट्रक पकड़ा रहा है, तो ये बंदी कहाँ है? ये तो लूट मचा हुआ है। जो बच्चे हमारे स्कूल का बैग कंधा पर रख के जाते थे, वो बच्चा जिसमें शराब के बोतल लेके घूम रहे हैं, बेच रहे हैं। जिस जगह काला बाजारी होगा, बेरोजगारी वैसा ही है, हर चौक चौराहे बच्चे शराब बेच रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे लड़कियां लोग जो स्कूल, वो भी कंधा और शराब लेके बेच रही है बैग में। तो शराब, देखिए सरकार का मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार चाहे कि शराब बंद तो बंद बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग को छूट है धंधा करने के लिए। सभी सत्ता के लोग हम समझते हैं लगभग शराब बेचने में लगे हुए हैं। जी पप्पू जी, बिहार न्यूज के माध्यम से आप दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आज क्या वादा करना चाहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, वादा तो हर कोई करता है। दीघा की जनता को इतना विश्वास है कि हम जीतेंगे तो उनका हर दुख सुख में काम आएंगे। वादा हम कुछ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, उनको विश्वास है हम पर। चलिए, बिहार न्यूज से आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आप तो आपने देखा कि हमारे साथ बने हुए थे पप्पू राय, जिन्होंने दीघा विधानसभा क्षेत्र को लेकर काफी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वहां पर क्या कुछ करा है। वहां पर एक बिनतोली गांव है जहां के लोगों की समस्याओं का हर हल ये निकाल लेते हैं। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।